मैं कब्रिस्तान में रहता था। हमारे गांव में जब भी किसी जवान लड़के की मौत होती तो रात के वक्त एक 15 साला लड़की उसे कब्र से निकाल कर अपने साथ ले जाती। मगर सब गांव वाले समझते कि ये काम कोई चुड़ैल करती है। पर मैं जानता था कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि एक जवान लड़की है और इसी गांव की है। मैं रात के वक्त सब कुछ देखता रहता मगर डर के मारे कुछ ना करता। एक रोज वो लड़की कब्र खोद रही थी कि उसका पांव फिसल गया। मैं उसे बचाने के लिए उसके पास चला गया। वो लड़की रो रही थी। मैंने उसे पकड़कर कहा कि तुम ये काम क्यों करती हो। फिर जो बात उसने मुझे बताई, मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो लड़की। मेरा नाम मुख्तियार है। मैं एक गोरकन था, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी किस्मत से, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी यही काम करते थे और उनके जाने के बाद मुझे भी यही काम करना था, क्योंकि और कोई काम मुझे आता नहीं था। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल भी नहीं दी थी। 4 दफा मैट्रिक करने की कोशिश की पर नहीं कर सका। हम लोग फैसलाबाद के एक छोटे से गांव में रहते थे। यहाँ पे वैसे भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बस फिर बाबा के जाने के बाद मैं इसी काम में लग गया। मुझे कब्रिस्तान के बाहर एक छोटा सा कमरा भी मिला हुआ था, जिसकी खिड़कियों से कब्रिस्तान नजर आता था। मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था, बस यही मेरा काम था। और एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ कि हम हैरान रह गए। दरअसल एक दिन पहले ही एक लड़के की मौत हुई थी। उसको क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता था। बस वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिला था। उसको दफनाया गया था और आज सुबह ये देखकर सब हैरान थे कि उसकी कब्र की किसी ने बेहुरमती की थी और उसकी लाश की भी। हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पूरे गांव में एक ही कब्रिस्तान था और गौरकिन की जिम्मेदारी होती है कि वो कब्रिस्तान में होने वाले तमाम मामलात पर नजर रखे। इसीलिए लोग मुझसे ही सवाल कर रहे थे। मैंने कहा कि भाई मैं भी इंसान हूँ, सारी रात जागता नहीं रहता। मैंने कोई कौन सा चिल्ला काटना होता है। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया था। मुझे क्या पता था कि ये कब हुआ है। मेरी बात अपनी जगह ठीक थी, लेकिन लोगों में खौफ फैल गया था और जिसने भी ये काम किया था वो इंसान नहीं हो सकता। किसी इंसान को ये सब करने की क्या जरूरत थी। लवाहिकीन भी बहुत परेशान थे और वो पहले ही सदमे में थे। एक तो उनका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया था और फिर उसकी लाश और कब्र के साथ इस तरह का सलूक किया गया। ये बात पूरे गांव में फैल गई थी और हर किसी के लिए एक मौजू बन गया था। अभी इस बात को 3 दिन ही हुए थे कि एक और बात सामने आ गई, और वो ये कि इस गांव में एक चुड़ैल आ गई है। उसने ये काम किया है क्योंकि लाश के ऊपर नाखून भी मारे गए थे। ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता था और वैसे भी रात के अंधेरे में कोई इंसान इस कब्रिस्तान में नहीं आता था। मैं तो यहीं पला बड़ा था, इसलिए मुझे डर नहीं लगता था। लेकिन ये कब्रिस्तान काफी पुराना था और यहाँ ऐसी बहुत सी कहानियां भी मशहूर थी, इसलिए किसी आम इंसान का यहाँ आना ही बहुत मुश्किल था। फिर कब्र खोदना और लाश के साथ ये सब करना बहुत दूर की बात थी। जिन लोगों की मैयत थी उनका कहना था कि हमारे बेटे की तो किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी। ऐसी दुश्मनी तो हरगिज भी नहीं थी कि मर जाने के बाद भी वो अपना गुस्सा निकाले। हमारा बेटा तो बहुत शरीफ था कि ये सब कुछ क्या था कोई भी समझ नहीं पा रहा था। ये बात के गांव में एक चुड़ैल आ गई है, इसको आधे लोगों ने तस्लीम किया था, लेकिन आधे लोगों ने अभी इसको माना नहीं था। अचानक 3-4 दिन के बाद फिर एक और ऐसा वाकया हुआ कि एक और जवान इंसान इस दुनिया से चला गया और फिर उसको जब दफनाया गया तो अगले दिन फिर से उसकी लाश के साथ भी यही सब कुछ किया गया था। मुझे नहीं लगता था कि अल्लाह ना करे अब किसी तीसरे वाक्य की जरूरत थी, क्योंकि लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया था कि इस गांव में कोई चुड़ैल आ गई है और ये सिर्फ मर्दों की लाशों के साथ ही कर रही है, और वो भी जवान मर्दों की लाशों के साथ। गांव वाले सब लोग डर चुके थे। शाम होते ही मर्दों ने घरों से निकलना भी छोड़ दिया था। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि मैं भी तो मर्द हूँ और मेरी भी तो अभी कोई उम्र नहीं थी। मैं तो कब्रिस्तान के करीब बैठा था। सबसे आसान शिकार मुझको वो समझकर भी हमला कर सकती थी। सबसे ज्यादा तो मुझे ही डरना चाहिए था, लेकिन मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। कोई भी मुझे अपने घर में घुसने नहीं देता था। मैं पनाह लेने के लिए कहाँ जा सकता था। मेरी तो मजबूरी थी
और मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन अभी भी मुझे इस बात का यकीन था कि ये किसी चुड़ैल का काम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा से कहा करते थे कि जिन भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ कहानियों में होती है। क्योंकि उनकी सारी जिंदगी ही कब्रिस्तान में गुजर गई थी, इसलिए वो बहादुर थे और किसी चीज से डरते नहीं थे। यहाँ पर लोग कहानियां बनाते हैं और ये भी कहते हैं कि वहाँ पर भूत होते हैं, जबकि वहाँ पर सिर्फ वही लोग होते हैं जो बेचारे इस दुनिया से जा चुके होते हैं और उनकी लाश को कब्र में दफनाया जाता है। लेकिन अब मेरी बहादुरी भी थोड़ी थोड़ी डगमगाने लगी थी। अगले दिन मुझे खबर मिली कि गांव में आज फिर एक इंसान की मौत हो गई है और उसके लिए कब्र खोदनी है। लेकिन ये कोई बूढ़ा इंसान था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज के दिन मुझे ये जरूर देखना था उसके साथ क्या होता है। मैंने रात को जागने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मुझे बहुत सख्त नींद आ गई और मैं सुकून से सो गया। और सुबह आंख खुली तो कब्र बिल्कुल सही सलामत पड़ी थी और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब कि ये जो भी चुड़ैल थी, उसे किसी बूढ़े की कब्र से कोई वास्ता नहीं था। उसका शिकार सिर्फ जवान मर्द ही थे। एक दिन मैं दुकान से कोई चीज लेने के लिए जा रहा था, जब एक आदमी से टकरा गया। उस आदमी के हाथों में कुछ सामान था जो जमीन पर गिरकर बिखर गया था। जब मैंने वो सामान उठाकर दिया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो आदमी रो रहा था, लेकिन मैं उसको जानता था। वो तो मोहल्ले का बड़ा ही मुहज्जिब शख्स था। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? उसने कहा कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो ये कहता हुआ वहां से चला गया और मैं हैरान रह गया कि इसको क्या हुआ है। ये वाकई रो रहा था। फिर सोचा कि ना जाने किसके लिए कितने मसाइल हैं। ये सफेद पोश लोग तो किसी से बयान भी नहीं कर सकते। मैंने दुआ कर दी कि अल्लाह ताला इस आदमी के लिए आसानी कर दे, लेकिन इसकी वो बेबसी देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा दिल बड़ा ही खराब हो गया था और मैं उसी के बारे में सोचता रहा था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। आजकल शाम होते ही गांव खाली हो जाता था। सारे बच्चे जवान सब अपने अपने घरों में चले जाते थे। जाहिर है कोई भी मरना नहीं चाहता था, सबको ही अपनी जान प्यारी थी। मैं अपने लिए खाना लेने रात को निकलता तो सारा इलाका खाली होता था। लोगों के कारोबार भी खराब हो रहे थे। मैं खाना लेकर वापस आ जाता था और खाना खाने के बाद सुकून से सो जाता था। मेरी यही रोज की रूटीन थी और मैं इसी में खुश था। एक हफ्ते के बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ कि एक और लड़का इस दुनिया से चला गया। जब मुझे पता चला कि किसी जवान की मैयत है, तो मैं समझ गया कि इसके बाद क्या होने वाला है और क्या मैं कुछ कर सकता था, क्या मुझे करना चाहिए था। क्योंकि अगर वो चुड़ैल थी तो फिर मैं क्या कर सकता था। मैंने तो कब्र बना दी थी और लोगों ने मैयत भी दफना दी थी। सब लोग यही बातें कर रहे थे कि फिर से ना कुछ हो जाए। मुझे कहा कि तुमने सारी रात जाकर पहरा देना है। मुझ पर सब लोग इस तरह चिल्ला रहे थे जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी तो कोई इज्जत नहीं थी। फिर उस रात मैं जागता भी रहा और मैंने किसी का साया भी देखा। ये भी देख लिया कि वो किसी लड़की का ही साया था। लेकिन उसके बाद मैं इस कदर डर गया था कि आगे बढ़ने की या उससे बुलाने की या उसे किसी तरह रोकने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। बल्कि ये बात मैंने किसी को भी ना बताई। लेकिन अगले रोज मैयत को देखकर मुझे चक्कर भी आ गए थे। डर के मारे मैं बेहोश हो गया था, क्योंकि लोगों की बात बिल्कुल ठीक थी। मैंने साया तो देखा ही था, और वो भी किसी लड़की का जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। और इस टाइम पर यहाँ कोई लड़की नहीं आ सकती थी। गांव की लड़कियां वैसे ही काफी डरपोक होती थीं। वो तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थीं। कब्रिस्तान में आधी रात को क्यों आती? ये तो कोई चुड़ैल ही हो सकती थी। सुबह मैंने गांव वालों को ये बता दिया कि वो चुड़ैल है और मैंने किसी चुड़ैल को ही देखा है। उसके बाद गांव वालों को यकीन हो गया और मस्जिद में ऐलान तक हो गया कि इस गांव में कोई चुड़ैल आई हुई है। अपनी हिफाजत करें, कलमा दरूद पढ़ें, घर से बिला वजह ना निकलें। और खासकर मर्दों को कहा गया कि वो घर से बिल्कुल ही ना निकलें। लोगों ने अपने घर को राशन से भर लिया था कि बार बार बाहर ना जाना पड़े। लेकिन मेरे पास तो फ्रिज भी नहीं था जिसमें एक साथ ही राशन लेकर रख सकता। मुझे तो लगता था कि अगला नंबर मेरा है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा आसान शिकार था। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, बहुत ही परेशान था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं।
मुझे अपने बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा होते तो इस मामले को अच्छी तरह संभाल लेते। मेरे बाबा तो इतने बहादुर थे कि जैसे ही वो इस चुड़ैल को देखते तो डंडा लेकर इसके पीछे पड़ जाते। लेकिन मैं इतना डरपोक था कि उसको देखते ही बेहोश हो गया। ये तो शुक्र है कि किसी ने मुझे बेहोश होते नहीं देखा था, नहीं तो मेरी क्या इज्जत रह जानी थी। कुछ दिन के बाद फिर से एक शख्स दुनिया से चला गया और मुझे बुलाया गया, लेकिन मैंने बहाना कर दिया कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। मैंने माली को कहा कि तुम कह देना कि वो तो अपने दूसरे गांव चला गया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए मैंने ये बात की थी। थोड़ी देर इसी तरह अपने कमरे में छुप कर बैठा रहा, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब अंधेरा हो जाएगा तो वैसे भी घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, फिर मैं आराम से बाहर आ सकता हूँ। रात का अंधेरा हुआ तो मैं अपने लिए खाना लेने गया। अब तो मैं ये सोच रहा था कि मुझ पर कैसे दिन आ गए हैं कि अपने ही गांव में मुझे छुपना पड़ रहा है। लेकिन आज रात को मैंने ऐसा मंजर देखा कि मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि एक लड़की का साया कब्र की तरफ आया है, लेकिन अचानक से वो साया जमीन पर गिर गया है, जैसे वो लड़की गिर गई हो। उसके मुंह से आह निकल गई थी। मेरे बाबा कहते थे कि जिन और भूतों को कभी भी चोट नहीं लगती है, लेकिन उस लड़की की आह मुझे सुनाई दी थी। इसका मतलब ये चुड़ैल नहीं थी। मैंने उस तरफ लाइट मारी। मैंने कहा कि कौन हो तुम, और उसने मेरी तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो एक जवान लड़की थी जो सिर्फ 15 या 16 साल की होगी और कब्र खोदने की तैयारी में थी। मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? मैं उसे रोशनी में लेकर आया तो मैं हैरान रह गया। उसके चेहरे पर पुराने और बड़े बड़े जख्मों के निशान थे। वो बुरी तरह रोने लगी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस कब्र से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या तुमने ही वो सब कुछ किया है? जब उसने हाँ में सर हिलाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये तो पता चल गया था कि वो कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन लड़की होकर वो सब ये क्यों कर रही थी, ये नहीं पता था। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे क्वार्टर में आ जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। वो अंदर आने से घबराने लगी। मैंने कहा, देखो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, आ जाओ, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगा, बस मुझे बताओ तुम ये सब क्यों करती हो। वो लड़की अंदर आई और खाने की तरफ देखने लगी। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने उसे अपने हिस्से का खाना खिलाया। अब उसे मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा हो गया कि वाकई मैं अच्छा इंसान हूँ। मैंने फिर पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तब उसने कहा कि मैं अनवर अली की बेटी हूँ, वही अनवर जो गांव के स्कूल में टीचर है। ये उसी इंसान की बात कर रही थी जिसको मैंने सड़क पर देखा था, जो बहुत ज्यादा दुखी था और जिसकी शक्ल अभी तक मेरी आंखों में आ रही थी। उसने कहा कि जिन 4 लोगों को तुमने दफनाया वो मलिक साहब के बेटे के दोस्त थे, और मलिक का बेटा मुझे पसंद करता था। आते जाते मेरा रास्ता रोकता था। उसने कई दफा पैगाम भी भेजा था कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लूं और राजदारी के साथ उससे मिलती रहूं, लेकिन ये गुनाह का काम था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए वो इस कदर पागल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं थी। वो यहाँ पर ज्यादा वक्त रहता भी नहीं था। गांव कभी कभी आता था। शहर से जब भी आता गांव की लड़कियों को तंग करता, और फिर एक रोज उसने अपने उन्हीं 4 दोस्तों के साथ मिलकर मुझे उठवा लिया और सबने मिलकर मेरी इज्जत लूट ली और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। उनको लगा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन मैं बच गई थी और मुझे इस कब्रिस्तान में फेंक गए थे। ये मेरे चेहरे पर खराशें उन्हीं की लगाई हुई हैं। मेरे अंदर इतनी जिंदगी बाकी नहीं थी, लेकिन बदले की आग जरूर थी, इसलिए शायद मेरी जान बच गई। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो चारों खुद ही मरने लगे। ना जाने उनको किसने मारा है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर अभी तक इंतकाम की आग भरी हुई है, जिसको खत्म करने के लिए मैं अपना गुस्सा इनकी लाश पर निकाल देती हूँ। मैं इस बात पर हैरान रह गया। मैंने कहा कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अगर तुमने उनको नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? उसने कहा कि ये बात भी मैं नहीं जानती, मैं वैसे भी क्या कर लेती, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी। मुझे पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिसने भी ये किया है उसने मेरा बहुत भला किया है। इन लोगों को मार के मेरा बदला पूरा कर दिया है। अब आखिरी एक ही शिकार रह गया था, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है
وہ بھی ضرور مر جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے بابا یہ جانتے ہیں کہ میں مر گئی ہوں، اس لیے آج کل بہت اداس ہیں۔ میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی جب تک کہ میرا بدلہ پورا نہ ہو جائے۔ تبھی وہ انسان اتنا زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بس یہی کرو کہ چڑیل کی کہانی کو پھیلاتے رہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کام کسی چڑیل کا ہے، تاکہ مجھ پر یا اس انسان پر کوئی بات نہ آئے جو میری مدد کر رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے شور ڈال دیا کہ میں نے چڑیل کو دیکھا ہے۔ اس دفعہ میں نے لوگوں کو اس کا حلیہ بھی بتایا۔ اس کے لمبے لمبے ناخن تھے، بڑا قد تھا، اس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے، اور جب میں گیا تو اس نے مجھے ایسا دھکا دیا کہ میں اڑ کر زمین پر گر گیا۔ میری کہانی سب عورتیں ایسے سن رہی تھیں کہ جیسے میں کوئی بہت بڑی داستان سنا رہا ہوں، لیکن میں ابھی بھی یہ سوچ کر حیران تھا کہ وہ انسان کون ہے جو اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا، کیونکہ واقعی ان لوگوں کو مارنا اس لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت ہی بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ پھر مجھے گاؤں میں ایک شخص نظر آیا جو بہت ہی زیادہ طاقتور اور شکل سے امیر اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کو میں نے اس گاؤں میں کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ اجنبی تھا، اور جس دن میں نے دیکھا اسی دن ملک کے بیٹے کی جان چلی گئی تھی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس لڑکی نے اپنا نام سائمہ بتایا تھا اور اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا، لیکن یہ آدمی کون تھا یہ بھی کسی کو پتا نہیں تھا، اور وہ کس کے کہنے پر ان لڑکوں کو مار رہا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ آدمی بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے بہت باتیں سنائی گئیں کہ تم کچھ نہیں کر سکے۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح انسان ہوں، اور گورکن بھی انسان ہوتا ہے، میں اس سے لڑ نہیں سکتا۔ اگر میں قبرستان میں رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے اندر کوئی طاقت ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اب وہ چڑیل یہاں پر نہیں آئے گی۔ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے، وہ اب وہاں سے چلی گئی ہے، کیونکہ مجھے لوگوں کے دماغ سے ڈر نکالنا بھی تھا۔ اس کے بعد واقعی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ کافی وقت گزر گیا، لیکن وہ انسان کون تھا جس نے ان سب کو مارا تھا، جبکہ وہ اس لڑکی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اس لڑکی کا باپ بھی اس گاؤں سے چلا گیا تھا۔ لڑکی نے کہا کہ جب میں اپنا بدلہ لے لوں گی تو میں اپنے باپ کو اپنے بارے میں بتا دوں گی۔ اس کا باپ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کسی نے اس کی بیٹی کو مار کر کہیں دفنا دیا ہے، اور اس لڑکی کا اپنے باپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر 1 سال کے بعد میں نے اس کے باپ کو اپنے گھر کے باہر کھڑے دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیسے؟ تب وہ کہنے لگا کہ میرے اور میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا تمہیں سب کچھ پتا ہے۔ میں نے کہا کہ جی مجھے پتا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا، اور اسی نے میرے پاس آ کر مجھے بتایا تھا کہ تم نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ اب میری بیٹی میرے پاس ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، میں نے اس کا علاج کروایا ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کیونکہ تم وہ پہلے انسان ہو جس کو اس بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان لڑکوں کو کس نے مارا تھا۔ اس کے باپ نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ جب میری بیٹی اغوا ہوئی تو کچھ دنوں بعد مجھے پتا چل گیا تھا کہ گاؤں کے کن لڑکوں نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مار دیا ہے۔ پھر بدلہ لینے کے لیے میں نے ایک ایسے انسان کو پیسے دیے تھے جس کا کام ہی یہی تھا، وہ کرائے کا غنڈہ تھا۔ میں نے اسے اپنا سب کچھ بیچ کر اتنے پیسے دیے کہ وہ ان 5 لوگوں کو جان سے مار سکے، اور اس کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے والوں سے بدلہ لے لیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی اس کے ساتھ شادی کر لے، کیونکہ اگر کسی کو پتا چل گیا اور میں پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور جیل میں چلا گیا تو میری بیٹی اکیلی رہ جائے گی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا اور میں بھی وہاں سے چلا گیا۔ اب میں نے ایک دوسرے گاؤں میں کریانے کی دکان لے لی تھی، اور سائمہ میری بیوی ہے۔ مجھے واقعی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عورت کی عزت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عورت کی عزت لٹ گئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ غلط کاری ہوئی ہے، تو عزت اس کی نہیں بلکہ اس انسان کی ختم ہو جاتی ہے جس نے غلطی کی ہے، کیونکہ غلط اس نے کیا ہوتا ہے۔ اس بات کی سمجھ نہیں آئی
کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو کیوں مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ بہرحال میری زندگی کا رخ بدل گیا ہے۔ گاؤں والے اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل آئی تھی جس نے 5 جوان لوگوں کو مار کر ان کی لاشوں کو برباد کر دیا تھا، لیکن دراصل ان کے ساتھ جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا تھا۔ انہوں نے کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کی تھی اور ایسے لوگوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ میں سلام کرتا ہوں اس آدمی کو جس نے اپنی بیٹی کی عزت لوٹنے والوں سے بدلہ لیا، لیکن کسی کو یہ بات بتائی نہیں کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہر غریب انسان ہر بار ڈرپوک نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ میں اس کہانی کا حصہ تھا، یہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، لیکن میری زندگی پوری طرح سے بدل گئی ہے اور اب میں بہت خوش ہوں۔ میں ساری زندگی گورکن بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا، اب میں ایک دکاندار ہوں، میری ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، اور میں بھی ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور اپنے بابا کو یاد کرتا ہوں۔ آخری وقت میں انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی تھیں، ان کی دعائیں ہی مجھے لگ گئی ہیں اور اب میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔